नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राथमिक क्षेत्रों के विकास को समर्पित हमारा ये कार्यक्रम कृषि दर्शन और मैं हूं आपकी होस्ट छवि। इस कार्यक्रम में हमेशा हमारी कोशिश होती है कि नई नई जानकारियां आप तक पहुंचाई जाएं और आपकी कोशिशों को सफलता के मुकाम तक लाया जाए। कार्यक्रम की आज की कड़ी में भी कुछ ऐसी ही कोशिश करेंगे हम, लेकिन हमेशा की तरह सबसे पहले देखेंगे खबरें खेती की। दर्शकों नमस्कार, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले नजर आज के मुख्य कृषि समाचारों पे। पॉली हाउस के निर्माण के लिए सरकार दे रही है अनुदान। तरबूज की खेती में सिंचाई का रखे खास ध्यान और किसानों के लिए बेहद उपयोगी वर्मी कंपोस्ट चलनी। किसान भाई बहनों, वर्तमान समय में सभी तरह की सब्जियों और फलों की मांग वर्ष भर बनी रहती है। पॉली हाउस की मदद से कम समय में बिना मौसम भी सब्जियों और फलों का बेहतर उत्पादन प्राप्त करके लाभ लिया जा सकता है। इसमें बहुत सारी संभावनाएं हैं। इसे प्रोत्साहित करने हेतु सरकार द्वारा 75% तक का अनुदान किसानों को दिया जा रहा है। विशेष जानकारी वैशाली के उद्यान निदेशक श्री ओम प्रकाश मिश्रा से। पॉली हाउस के लिए जो है एक रफ्तार योजना चली है, जिसमें कोई भी किसान अगर पॉली हाउस या नेट हाउस बनाना चाहते हैं तो उसमें जो है सरकार के द्वारा अनुदान दी जा रही है और इसमें जो है किसान को लागत मूल्य जो है उसका उससे 75% जो है अनुदान है। किसान को 25% अपना कंट्रीब्यूशन देना है और बाकी जो 75% वो अनुदान की राशि जो बनाने वाली एजेंसी है उसको सीधे दे दिया जाएगा। किसान भाई बहनों, आप में से कई लोग तरबूज की खेती कर रहे होंगे। वर्तमान समय में तरबूज की खेती के लिए उपयुक्त समय है, लेकिन इसमें एक बड़ी समस्या आती है उपयुक्त सिंचाई की। तरबूज के अच्छे उत्पादन के लिए संतुलित सिंचाई का होना बेहद जरूरी है, अन्यथा फूल सड़ जाते हैं और फलों का आकार भी छोटा हो जाता है। तरबूज में विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, पोटेशियम और लाइकोपीन और सिट्रुलिन जैसे प्लांट केमिकल मौजूद होने की वजह से ये सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होता है। बावजूद इसके विशेषज्ञों की माने तो इस लाल फल का जरूरत से ज्यादा सेवन करने से शरीर को फायदे की जगह नुकसान होना शुरू हो जाता है। वर्तमान समय में तरबूज की खेती के लिए उपयुक्त है, लेकिन इसमें एक बड़ी समस्या आती है उपयुक्त सिंचाई की। तरबूज के अच्छे उत्पादन के लिए संतुलित सिंचाई का होना बेहद जरूरी है, अन्यथा फूल सड़ जाते हैं और फलों का आकार भी छोटा हो जाता है। किसान भाई बहनों, यदि आप भिंडी का उत्पादन कर रहे हैं तो इसके उन्नत प्रभेदों का ही प्रयोग करें। इससे जहां आपकी फसल सुरक्षित होगी, वहीं दूसरी तरफ उत्पादन भी ज्यादा होगा, जिससे आप अधिक लाभ ले पाएंगे। इसके उन्नत प्रभेदों में परभनी क्रांति, अर्का अनामिका, वर्षा, उपहार, KS 312, ओकरा 4, पंजाब 7, पंत भिंडी, वन काशी, प्रगति काशी, विभूति काशी आदि प्रमुख हैं। किसान भाई बहनों, फसल उत्पादन में सिंचाई की भूमिका बेहद अहम होती है। खास तौर पर बढ़ती गर्मी की स्थिति को देखते हुए इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि फसल की जड़ों में पर्याप्त नमी हो। इसलिए समय समय पर फसल में पानी देते रहें। बचत के लिए आप ड्रिप इरिगेशन या स्प्रिंकलर तकनीक का प्रयोग भी कर सकते हैं। किसान भाई बहनों, वर्तमान समय में वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग रासायनिक खाद के स्थान पर किया जा रहा है और अपने कई फायदों के कारण यह बेहद लोकप्रिय होता जा रहा है। जानने योग्य बात यह है कि वर्मी कंपोस्ट की तरह ही वर्मी मॉश भी फसल के उत्पादन के लिए बेहद उपयोगी और लाभदायक है। इसका संग्रहण हम वर्मी कंपोस्ट के निर्माण के दौरान कर सकते हैं। बाद में इसे चलनी से चाल कर अलग किया जा सकता है। वर्मी कंपोस्ट चलनी के द्वारा उपयुक्त और लाभकारी कंपोस्ट को अनुपयुक्त पदार्थों से अलग किया जा सकता है। सफलता संसाधनों की ही नहीं, हिम्मत और मेहनत की भी मोहताज होती है। सफलता की कड़ी में आज हमसे जुड़ने जा रहे हैं वैशाली जिला के गाय पालक राजन कुमार, जो कि संसाधनों के अभाव के कारण ज्यादा पढ़ लिख नहीं सके, लेकिन अपने पारंपरिक व्यवसाय गोपालन को अपनाकर अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं और दूसरों को प्रेरित करने में भी सफल हो रहे हैं। आइए जानते हैं उनकी सफलता की कहानी उन्हीं की जुबानी। घास भूसा खिलाता हूँ, हरा भरा खिलाता हूँ और लगभग वही 40-50 लीटर दूध हो जाता है।
और वहीं बगल में फैक्ट्री है अमूल का, वहीं पे नापता हूँ, वहाँ पे मीठ और मिठाई और पेड़ा उड़ा बनता है। कितना पूंजी लगा हुआ है? लगभग हुए 4-5 लाख। और अब जानते हैं क्या है आज का मंडी भाव। मंडी भाव में आइए चलते हैं अंटाघाट सब्जी मंडी पटना, जहां जानेंगे आलू प्याज के ताजा भाव। लाल आलू 1200 से 1400 रुपए प्रति क्विंटल, उजला आलू 900 से 1000 रुपए प्रति क्विंटल, प्याज 1600 से 1800 रुपए प्रति क्विंटल। और अब समय है मौसम पूर्वानुमान का। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार कल राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस एवं न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अरे भाई सुना नहीं क्या, केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपये तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया, केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी। अरे भाई रामेश्वर, क्या बात, बड़े परेशान दिख रहे हो? सोच रहा था कि अभी तो हाथ पांव चल रहे हैं तो खेती कर पा रहा हूँ, कल को जब इनमें ताकत नहीं रहेगी गुजारा कैसे होगा? पेंशन से। पेंशन? हाँ, और वो भी हम जैसे किसानों के लिए। अब हम जैसे छोटे किसान भी 60 साल के होने पर 3000 रुपए मासिक पेंशन पा सकते हैं। सच में? हाँ, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। 18 से 40 वर्ष की आयु के लघु और सीमांत किसान इस स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना में 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। भारत सरकार भी हर महीने किसान के बराबर किस्त का योगदान करेगी। कभी नहीं सोचा था कि हम जैसे किसानों की भी पेंशन का सपना कभी सच होगा। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। नजदीकी जन सेवा केंद्र जाकर इस योजना से जुड़ें। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। खबरें खेती की में अभी आप देख रहे थे मौसम के मिजाज के बारे में ली जानकारी आपने मंडी के भाव की, और साथ ही साथ आप रूबरू हुए नवीनतम तकनीकों और उपकरणों से भी। अब बढ़ते हैं आगे, जहां बारी है इस साक्षात्कार की, और इस साक्षात्कार के जरिए अपने विशेषज्ञ से हम जानकारी लेने का प्रयास करेंगे फलदार नए बागों की स्थापना और उनके प्रबंधन के विषय में। किसान बंधुओं नमस्कार। अगर आप सोच रहे हैं कि इस साल आपको नए फलदार वृक्ष लगाने हैं तो यही उपयुक्त समय है। जब आप फलदार वृक्ष लगाने के लिए गड्ढे खोद दें या इस तरह की क्रियाएं शुरू कर दें। कई किसान ये सोचते हैं कि हम फलदार वृक्षों को तब लगाएंगे जब बरसात का मौसम आएगा। ये सही नहीं है। यही वो सही समय है जब आप फलदार वृक्षों को लगाने के लिए गड्ढे खोद दें। साथ ही जब आप वृक्षों को लगा देते हैं, यानी छोटे पौधों को लगा देते हैं, तो इसका प्रबंधन और देखभाल भी बहुत ज़रूरी है।
कीट ना लगे, कोई रोग से यह ग्रसित ना हो। तो आज के कार्यक्रम में किसान बंधुओं हम इन्हीं चीज़ों की जानकारी लेंगे कि किस महीने में कौन से समय पे आप गड्ढे खोद दें, इसके बाद क्या करनी है और क्या देखभाल करनी है। तो आज के हमारा चर्चा का विषय है नए फलदार बगीचों की स्थापना और उसका प्रबंधन। इस विषय पर विस्तार से जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं कृषि विज्ञान केंद्र सुकेत मधुबनी के प्रधान तथा वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर सुधीर दास। सर, आज के कार्यक्रम में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चूँकि ये बहुत ही रोचक का विषय आपने चुना है, तो मैं आपसे सबसे पहले यही जानना चाहूँगा कि हमारे किसानों को कब से या इस महीने के कब उनको गड्ढा खोद देनी चाहिए, उसके बाद की क्रिया कब कब किन चरणों में करनी चाहिए, उसके बारे में हमारे किसान भाई नमस्कार। किसान भाई जो हमारे खास करके बिहार में या उत्तर भारत में जो फलदार वृक्ष लगाने का जो समय है, वो प्रक्रिया जो मई से स्टार्ट हो जाता है और मई से और जून तक ये प्रक्रिया चलती है। तो किसान भाई और हमारे किसान का झुकाव भी फलदार वृक्ष के उद्यानिकी फसल में अधिक हुआ है, इसलिए कि उद्यानिकी फसल में उत्पादन की संभावना अधिक से अधिक आप बढ़ा सकते हैं। उत्पादन उसको दुगुना तिगुना भी कर सकते हैं, उसकी जो टेक्नोलॉजी है उसको ध्यान में रख के आप कर सकते हैं। तो इसमें उत्पादन अगर दुगुना तिगुना करते हैं तो उसका आमदनी भी आपका दुगुना तिगुना होता है। तो इसीलिए हमारे किसान भाइयों का जो है इसमें झुकाव ज़्यादा हुआ है। तो इसके लिए आप जान लें कि किसान भाई अगर पौधे को वैज्ञानिक तरीके से अगर आप लगाते हैं तो उसका बढ़वार और उसका फलन सभी बहुत बढ़िया होगा। तो इसके लिए किसान भाई आप जान लें कि मई महीने में गड्ढे की खुदाई करें, और मई महीने में जो गड्ढे की खुदाई करते हैं किसान भाई आप जान लें कि कौन से पौधे लगाते हैं। अगर आम लगाते हैं, लीची लगाते हैं, नींबू लगाते हैं, अमरूद लगाते हैं, तो इस पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। अगर लीची और आम लगाते हैं तो इसके लिए एक गड्ढे पहले तो किसान भाई खेत की जुताई कर लें, अच्छी तरह से खरपतवार उससे निकाल दें। उस खेत में जो है ना 1 मीटर की दूरी पर 1 मीटर गड्ढा और 1 मीटर चौड़ा 1 मीटर लंबा, यानी 10 मीटर की रोह टू रो और 10 मीटर जो है कतार से कतार की दूरी पर आप पौधे लगा सकते हैं, अगर जो नॉर्मल लगाते हैं तो। इसके अलावा जब आप सघन बागवानी करते हैं तो आम के लिए 5 बाय 5 मीटर की दूरी पर भी आप पौधे लगा सकते हैं, तो उसमें 400 पौधे लगेंगे। जब 10 बाय 10 मीटर की दूरी पर लगाते हैं तो 100 पौधे लगेंगे। जब 5 बाय 5 की मीटर की दूरी पर करते हैं तो 400 पौधे लगे। उससे भी अधिक घना आप लगा सकते हैं किसान भाई, और उसमें 1600 पौधे लगेंगे। और उसके लिए सघन बागवानी जब आप करते हैं किसान भाई तो उसके लिए बहुत सी प्रक्रिया ध्यान देने की ज़रूरत है। जब पौधे बढ़ने लगते हैं तो ट्रेनिंग प्रूनिंग भी करना पड़ता है। तो ये बाद की प्रक्रिया है। पहले लगाने की प्रक्रिया जो है किसान भाई, मई महीने में जब पौधे लगाते हैं तो 1 मीटर गड्ढा, 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर लंबा मिट्टी खोदें। तो मिट्टी का जो है आधी पोर्शन जो है 50 सेंटीमीटर का जो मिट्टी होगा किसान भाई, वो एक तरफ रखें और दूसरी तरफ जो उससे नीचे की जो मिट्टी होती है वो दूसरी तरफ रखें। सर, जो आप जानकारी दे रहे थे उसे जारी रखते हुए मैं बीच में एक सवाल आपसे ये ले लेना चाहता हूँ कि चूँकि बहुत बड़ा क्षेत्रफल इसमें बागान को लगाने में किसानों का लग जाता है, तो क्या वो कौन सी फसल इसमें लगा सकते हैं ताकि उनका जब वो पेड़ बड़ा हो जाए तो फल भी लें और इस दरमियान बीच के दरमियान में वो किसी फसल का भी लाभ उठा सकते हैं? किसान भाई जब आप पौधे लगाते हैं, जब जून की महीना है तो जून महीने में जो आप प्रक्रिया बताए हैं, तो जब उसमें जो गड्ढे भरने की प्रक्रिया है तो उसमें 40 केजी सरी गोबर की खाद या 20 केजी जो है वर्मी कंपोस्ट, इसके अलावे 2 किलो अंडी या करंज की खल्ली अगर मिल जाए तो वो बहुत बेटर है। उसके अलावे किसान भाई 10 ग्राम थाइमेट या फुराडॉन जो कीटनाशक होता है उसको भी आप उसमें डाल सकते हैं। फफूंदनाशक के लिए कार्बनडाजिम भी उसके लिए उसमें डाल सकते हैं। इस जो ऊपर की मिट्टी है जो 50 सेंटीमीटर के, उसमें ये सब पूरे जो कंपोस्ट है या और उसके साथ आप एसएसपी जो सिंगल सुपर फास्फेट होता है 1 किलो, 300 ग्राम आपका फास्फोरस और 700 ग्राम पोटास, ये सब डाल के बढ़िया से अच्छी तरह से उसको भर दें। आप देखेंगे कि पिरामिड के आकार का वो गड्ढा हो जाता है।
और ये गड्ढा जब भर देते हैं किसान भाई, तो आप जानते हैं कि हमारे बिहार में खास करके 15 जून के आसपास जो मानसून प्रवेश करता है, 5 दिन आगे या 5 दिन पीछे, तो जब 1-2 बार बारिश हो जाए तो आप देखेंगे कि पूरा हेवी बारिश जब हो जाती है तो देखेंगे कि वो पिरामिड जो है वो बैठ जाता है, मिट्टी बैठ जाती है, तब उसमें आप पौधे लगाएंगे। जो किसान भाई आपका डिमांड है मार्केट में, उस हिसाब से आप पौधे का सेलेक्ट कर लें। मालदे करते, जो यहाँ लंगड़ा बोलता है, मालदे कर सकते हैं, हेमसागर कर सकते हैं, अल्फांजो जैसे अर्ली वेराइटी लगाना है, मिडिल वेराइटी लगाना है, लेट वेराइटी, उसको भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर अर्ली वेराइटी लगाते हैं तो बम्बई जर्दा ये काफ़ी मार्केट में इसका पॉपुलर है और ये इससे इनकम भी बहुत बढ़िया देता है, तो इसको आप लगा सकते हैं। और बम्बई जर्दा, अल्फांजो, गुलाब खास, ये है अर्ली वेराइटी। अगर मिडिल में लगाते हैं तो लंगड़ा है, हेमसागर है, ये दशहरी है, ये सब भी वेराइटी लग सकता है। लेट में लगाना है तो सिपिया, सुक्कुल और तेमुरिया, ये सब प्रभेद है। सबसे अधिक जो लास्ट में आता है, आप देखे होंगे, चौसा आता है, मिठुआ, फजली आता है, और वो बथुआ एक वेराइटी है जो समस्तीपुर के आसपास है, बहुत बढ़िया है। और कैतकी जो होता है वो भी आता है, बरमसिया भी आता है। ये सब वेराइटी का सिलेक्शन करके आप लगा सकते हैं। डॉक्टर सुधीर सर, हमारे किसान किस तरह से नए बागीचों की स्थापना कर सकते हैं, आपने बहुत ही उन्हीं के शब्दों में आपने जानकारी दी और विस्तार से जानकारी दी। कार्यक्रम के लिए समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भोजन, जल और शुद्ध वातावरण हमारे जीवन का मुख्य आधार है और कृषि इसका मूल स्तंभ। पिछले 60 वर्षों में विज्ञान आधारित कृषि का व्यापक प्रसार हुआ है। साथ ही कृत्रिम संसाधनों के बढ़ते प्रयोग से कृषि की सतत क्षमता पर चिंताएं बढ़ी हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व के अंतर्गत रसायन मुक्त जैविक खेती एक महत्वपूर्ण प्रयास है। रसायन मुक्त जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 5 वर्ष पूर्व सरकार ने परंपरागत कृषि विकास योजना तथा उत्तर पूर्व भारत में जैविक मूल्य श्रृंखला योजनाएं आरंभ की। ऑर्गेनिक फार्मिंग को देश भर में बढ़ावा देने के लिए सरकार अनेक प्रयास कर रही है। इसके लिए परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत काम किया जा रहा है। न सिर्फ ऑर्गेनिक फार्मिंग को बल दिया जा रहा है, बल्कि उसके लिए वैल्यू एडिशन और मार्केट की व्यवस्था भी की जा रही है। भारत सरकार एवं किसानों के सम्मिलित प्रयासों से आज देश के लगभग 36 लाख किसान 38 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में जैविक खेती कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त हमारे देश के अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जहां आज भी पारंपरिक जैविक खेती हो रही है। इन पारंपरिक जैविक क्षेत्रों को जैविक प्रमाणीकरण सुलभ कराने हेतु पीजीएस के अंतर्गत लार्ज एरिया सर्टिफिकेट का प्रावधान किया गया है। इस प्रक्रिया की विशिष्टता ये है कि इसमें प्रमाणीकरण मात्र 2 से 3 महीनों में हो जाता है, जबकि सामान्य परिस्थितियों में इसमें 2 से 3 वर्ष का समय लगता है। अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश के कार निकोबार एवं नैन काउरी द्वीप समूह देश के सर्वप्रथम ऐसे प्रमाणीकृत जैविक क्षेत्र हैं। अभी हाल ही में संपूर्ण लक्षद्वीप को जैविक खेती के रूप में प्रमाणित किया गया है। वर्ष 2016 में सिक्किम राज्य पूर्ण जैविक कृषि राज्य के रूप में प्रमाणित हो चुका है। सुदूर उत्तर में हिमालय श्रृंखला के बीच स्थित लद्दाख ने भी पूर्ण जैविक के लक्ष्य की ओर बढ़ना शुरू कर दिया है। जैविक उत्पादों को बाजार सुलभ कराने तथा किसानों की उपभोक्ताओं तक पहुंच बनाने के लिए एक समर्पित जैविक खेती पोर्टल भी बनाया गया है। जैविक खेती पोर्टल के जानकारी मंच और विपणन मंच के माध्यम से किसानों को उच्च गुणवत्ता उत्पादन तथा बाजार उपलब्ध कराया जा रहा है। आशा है देश के सभी राज्य अपने जैविक क्षेत्रों का विस्तार करेंगे और देश में जैविक कृषि क्रांति को मजबूत करने में योगदान देंगे। जैविक उत्पादों की देश और विदेशों में बढ़ती मांग तथा जैविक उत्पादों का बढ़ता बाजार, किसानों की उपभोक्ताओं तक पहुंच तथा जैविक एफपीओ द्वारा जैविक कृषि व्यापार में भागीदारी हमारे किसानों को अपनी आय बढ़ाने का अवसर दे रहा है। पिछले 5 वर्षों में जैविक कृषि उत्पादों का निर्यात
दोगुने से अधिक बढ़कर 7,000 करोड़ रुपए से अधिक का हो गया है और इसमें प्रतिवर्ष 20% से अधिक की वृद्धि हो रही है। उम्मीद है पारंपरिक क्षेत्र के किसान भी इस बढ़ते बाजार से लाभान्वित होंगे और जैविक कृषि आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। किसानों की मुस्कान समृद्ध हिंदुस्तान की है पहचान। उम्मीद है कि इस साक्षात्कार में दी गई तमाम जानकारियां आपके लिए लाभकारी होंगी। भेंट वार्ता एक और अभी बाकी है, जहां हम अपने विशेषज्ञ से लेंगे जानकारी उड़द और मूंग में कीट व्याधि प्रबंधन के विषय में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन। दोस्तों, अभी गर्मियां बहुत ही तेज़ी से बढ़ रही हैं और दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। ऐसे में आप अपना और अपनी फसल का पूरा ख्याल रखें। और फसलों की बात अगर हम करें तो गर्मा फसलों में से मूंग एवं उड़द ऐसी फसल है जो हमारी पेट को ठंडक प्रदान करती है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे गर्मा फसलों में मूंग एवं उड़द में कीट प्रबंधन के बारे में। और ये जानकारी देने के लिए हमारे साथ विषय वस्तु विशेषज्ञ राहुल कुमार राजपूत हैं केवीके मधुबनी से। बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी। सर, आपसे सबसे पहला प्रश्न हम ये लेना चाहेंगे सर कि जब हम मूंग और उड़द की बात करते हैं तो ये हमारी सेहत के लिए जितना ही लाभकारी है, स्वाभाविक बात है कि हमें भी उसका उतना ही ख्याल रखना होता है सर। तो कीट प्रबंधन भी इस फसल में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है सर, वो कैसे किया जाएगा सर? तो बहुत बहुत पहले तो धन्यवाद विकास जी, आपके माध्यम से और इस कृषि दर्शन कार्यक्रम के माध्यम से किसानों तक इस बात को पहुंचाना कि किस प्रकार से हम गर्मा समय में मूंग और उड़द में फसल में कीट व्याधि प्रबंधन कर सके। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि वर्तमान परिस्थितियों में दलहन की फसलों के लिए भारत सरकार बहुत ज़्यादा तेज़ी से किसानों को प्रोत्साहन दे रही है। इसी क्रम में खरीफ के बाद में भी जो अब गर्मा जो मौसम जिसको हम जायद भी कहते हैं, उसमें किसानों को मूंग और उड़द की फसल लेने के लिए सरकार के द्वारा बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिसके द्वारा प्रोत्साहन दिया जा रहा है। उसी क्रम में जब हम देखते हैं कि किसान भाई अपने फसल में या अपने प्रक्षेत्र में मूंग और उड़द की फसल लगाते हैं तो उन्हें कई प्रकार से रोग और कीट की समस्याओं से जूझना पड़ता है। तो किस प्रकार से किसान भाई इस गर्मा मौसम में अपनी फसल प्रबंधन करेंगे, उसमें हम प्रमुख रोग और कीट के बारे में आज बात करेंगे। जैसे कि हम बात करते हैं कि हर फसल में कुछ ना कुछ प्रमुख कीट होते हैं और कुछ रोग होते हैं। इस फसल में भी उसी प्रकार 5 प्रमुख रोग हैं जो कवक, जीवाणु और विषाणु के द्वारा होते हैं, और कुछ ऐसे कीट हैं जो इन रोगों को भी फसल में लाने का काम करते हैं। तो सबसे पहले रोग की बात मैं अगर किसान भाइयों करूं तो इसमें जो है प्रमुख रोग कवक के द्वारा होने वाला रोग है, जिसे पत्ती धब्बा के रोग के नाम से आप जानते हैं, या जड़ या तना जो गलन के नाम से भी आप इनको जानते हैं। इसके साथ साथ एक सामान्य रूप से जो पौधे में देखने को मिलता है जिसे हम चूर्णी आसिलता या पाउडरी मिल्ड्यू के नाम से भी इसको हम लोग वैज्ञानिक रूप से जानते हैं। इन रोगों के लक्षण को पहचानना बहुत आवश्यक है। जिस प्रकार हम देखते हैं कि मानव जीवन में भी किसी भी रोग को अगर हम लक्षण से पहचानें तो उसका निदान करना बहुत आसान होता है। तो अगर हम पत्ती धब्बा की रोग की बात करें तो इसमें शुरुआती अवस्था में जो पौधा है उसकी पत्तियों पे धीरे धीरे हल्के भूरे रंग के धब्बे शुरुआती दौर पे दिखाई देते हैं, जो बाद में चलकर पीलेपन की ओर पौधे को ले जाते हैं और धीरे धीरे पौधा जो है मुरझा के मरने की स्थिति में पहुंच जाता है। इसी प्रकार यदि हम जीवाणु पत्ती धब्बा की रोग बात करें तो ये भी रोग शुरुआती अवस्था में छोटे सफ़ेद धब्बों से शुरुआत होता है और धीरे धीरे पूरी पत्ती में फैल जाता है बहुतायत संख्या में, जिसके कारण जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है पौधे की प्रभावित होती है और वो धीरे धीरे पौधा जो है मरने की स्थिति में पहुंच जाता है। और इसी प्रकार यदि जड़ या तना गलन की बात करें, जैसा कि हम जानते हैं कि पौधा जो है मुख्य रूप से भोजन भूमि से प्राप्त करता है, तो अगर जड़ उसकी नष्ट हो जाएगी तो उसको कहीं ना कहीं भोज्य पदार्थों की आपूर्ति होगी और पौधे में जो है वो उसको जो है उसके नष्ट होने की कगार पे ले जाएगा। तो ये ऐसे प्रमुख रोग हैं। सर, मूंग एवं उड़द में अगर रोग प्रबंधन की बात करें तो एक ऐसी बीमारी है, इसके अंदर एक ऐसा रोग है सर जो फसल के अंदर घुस के और उसके दाने तक को चाट जाती है। एक ऐसा कीट है, एक ऐसा कीड़ा है। तो
तो सर उसके बारे में हमारा किसानों को बताएं कि उसका प्रबंधन कैसे करें और उसका रोकथाम कैसे करें सर। बहुत सही आपने ये सवाल पूछा विकास जी, क्योंकि जब हम देखते हैं कि जो हमारी फसल है उसको फसल में ऐसा कीट आ गया है जो सीधे सीधे हमारे बीज को नुकसान कर रहा है और कहीं ना कहीं इसकी जो आर्थिक क्षति वर्तमान समय में 10 से 20% गंभीर रूप में ये फसल को नुकसान पहुंचाता है। तो इसका प्रबंधन कैसे करें? तो सबसे पहले किसान भाइयों उस कीट को पहचानना अति आवश्यक है। आप जब देखेंगे कि जब आपकी गर्मा मूंग या उड़द में फल्ली का निर्माण जब होना शुरू होता है तो उस अवस्था में आपको फलियों के ऊपर में छोटी सी लार्वा, जिसको हम वैज्ञानिक भाषा में लार्वा बोलते हैं, वो आपको कीट के रूप में दिखेगा और वो क्या करता है कि आपकी फलियों पे छेद करके उसके अंदर जो बीज विकास हो रहा है, बीज का निर्माण हो रहा है, उस बीज को जो है वो समाप्त कर देता है। जी, जो फली जो बन रही है उसमें जो है वो छेद करके उसको नुकसान करने के बाद, वो छेद करने के बाद उपरांत बाहर के रूप में आपको दिखाई देगा। ये बहुत ही कीट, इसको जो है नियंत्रित करना थोड़ा सा मुश्किल काम है, लेकिन कहते हैं कि कोई भी काम मुश्किल नहीं होता। तो इसका प्रबंधन किसान भाइयों आपको फसल की शुरुआती अवस्था से करना है। जिस प्रकार आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि ग्रीष्मकालीन जुताई आपको हमेशा करना है। दूसरा, आपकी जो भी फसल का जो बीज है उस बीज का आपको बीजोपचार कीटनाशक से करना है। इसके लिए सामान्य रूप से जो कीटनाशक हम इस्तेमाल अनुशंसा करते हैं किसान भाइयों को, उसको इमीडाक्लोपिड 17.8 SL के नाम से ये मार्केट में आपको मिल जाएगा। इसकी 2 से 2.5 ग्राम ये पाउडर फॉर्म में भी आता है, लिक्विड फॉर्म में भी आता है, तरल अवस्था में भी और जो ठोस अवस्था में भी। तो जिस अवस्था में आपको वो प्राप्त हो रहा है मार्केट से, उसको लेके इसका 1 से 1.5 ग्राम, यदि आपको तरल अवस्था में मिल रहा है, यदि पाउडर फॉर्म में मिल रहा है तो 2 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से इसको आप उसको बीज के ऊपर में डालकर उसके ऊपर लेपित करिए, उसको बीज को छाया में रखिए और उसके बाद ही बुआई का कार्यक्रम करें। राहुल जी, आप हमारे आज के इस कार्यक्रम में आए, हमारे किसान भाइयों को बहुत अच्छी जानकारी आपने दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी। ऐसी ही और भी जानकारियां और भी नए विषय और विशेषज्ञों को लेकर होंगे आपसे रूबरू इसी कार्यक्रम में। फिलहाल रखिए अपना और अपनों का ख्याल और दीजिए इजाजत। नमस्कार।